Our next topic is reserved constituencies. Our constitution entitles every citizen to elect his or her representative and to be elected as a representative. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब सारे सिटीजन्स को ये हक दिया कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करें या खुद रिप्रेजेंटेटिव बनने का हक उन्हें मिला हुआ कि वो खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं. And the constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्हें वो वरीड थे, वो मतलब उनको इस बात की चिंता थी, ये चिंता थी, ये संभव भी था कि जो हम फेयर इलेक्शन करा रहे हैं या ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन करा रहे हैं, ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन करा रहे हैं, तो जो वीकर सेक्शंस है वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे, उन्हें गुड चांस नहीं मिलेगा इलेक्शन जीतने का, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनने का, क्योंकि वो लोग बहुत वीकर सेक्शन, वहाँ पे उनको ये चांस नहीं मिलेगा कि वो इस इलेक्शन में पहुँच पाए या जीत के वहाँ पर बैठ पाए. और लोकसभा को हम एमपी कहते हैं एंड विधानसभा को हम क्या कहते हैं, एमएलए. लोकसभा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड विधानसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जो पीपल सेलेक्ट होते हैं उन्हें हम इस नाम से जानते हैं. They may not have the required resources, education, and contacts to contest and win elections against others. And they may not have resources. Means संभव है कि इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने, इलेक्शन लड़ना और जीतने लायक उनके पास रिसोर्सेस ना हो, लाइक उन्हें एजुकेशन या इलेक्शन दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड, उनके पास क्या पता रिसोर्सेस ना हो, एजुकेशन ना हो, उनके पास कॉन्टेक्ट ना, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर ना हो, किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर पाए कि वो इलेक्शन कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करे या विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर या जीत पाए. ये हो सकता है, संभव है कि इलेक्शन लड़ने या जीतने के लायक उनके पास रिसोर्सेज ना हो, एजुकेशन ना हो और उनके पास वो किससे जाके कांटेक्ट करे ये भी उनके पास ना हो. That if that happens, those who are influential and resourceful, those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. और जो लोग इन्फ्लुएंशियल है और रिसोर्सफुल है may prevent them from winning election. जिनके पास रिसोर्स अवेलेबल है वो इनको इलेक्शन जीतने से रोक भी सकते हैं. If that happens, our parliament and assembly would be deprived of the voice of a significant section of our population. अगर ऐसा होता है तो हमारे पार्लियामेंट और जो असेंबली है, हमारे जो पार्लियामेंट है और जो हमारा असेंबली है, हमारी जो पॉपुलेशन के एक बड़े पार्ट की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी. क्या होगा अगर ऐसा होगा कि जिनके पास रिसोर्स है वही बार बार इलेक्शन जीत के जाए, तो क्या होगा, जो मेंबर्स, जो लोकसभा और जो विधानसभा का जो वोट होता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो वीकर सेक्शन की वॉइस है उसको ऑलवेज दबा दिया जाएगा, मतलब वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे. That would make our democracy less representative and less democratic. और इसी के कारण इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिक बन जाएगी. इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कमज़ोर हो जाएगी और जो इसका सिस्टम है वो मतलब डेमोक्रेसी रही नहीं जाएगी. So, the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section.
इसलिए जो मेकर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम बनाया, रिजर्व किया कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वीकर सेक्शन के लिए। वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने रिजर्व की, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया। Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribe. और हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन्होंने रिजर्व कर दिया उन पीपल्स के लिए जो शेड्यूल कास्ट थे और जो शेड्यूल ट्राइब थे। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया गया हमारे शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, कुछ वीकर सेक्शन के लिए हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया। In a SC reserved constituency, in a SC reserved constituencies में क्या हुआ, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. SC क्या, अगर SC reserved constituency है तो वो जो शेड्यूल कास्ट होगा वही वहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होगा। अगर वो रिजर्व कैटेगरी है, मतलब अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहाँ से रिजर्व पीपल ही इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। लाइक एससी का पार्ट है, अगर एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो एससी खड़ा होगा शेड्यूल कास्ट, अगर शेड्यूल ट्राइब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो शेड्यूल ट्राइब वहाँ से खड़ा होगा इलेक्शन लड़ने के लिए। एंड सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन from a constituency reserved for ST। और शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल ट्राइब इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके लिए भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो वहाँ से खड़े होंगे। करेंटली इन द लोकसभा, अगर लोकसभा की बात करें तो 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई हैं और उसमें से 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई है। 84 सीट रिजर्व की गई है शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई है। ये 1 सितंबर 2012 को ये डिसीजन लिया गया था कि 84 सीट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रहेंगी और 47 सीट हमारे शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रहेंगी। And this number is in proportion to their share in the total population। ये नंबर किस अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है कि उनकी टोटल पॉपुलेशन में कितना प्रपोर्शन है, वो कितने हैं। थर्ड, द रिजर्व सीट फॉर SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group। जो SC और ST की सीट है वो कोई अदर सोशल ग्रुप उस सीट को नहीं ले सकता है, कोई अदर पीपल उस सीट को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रिजर्व सीट ऑफ SC एंड ST डू नॉट टेक अवे द लेजिटमेट शेयर, मतलब जो SC और ST की सीटें हैं वो अपना मतलब लेजिटमेट शेयर किसी अदर सोशल ग्रुप से कुछ भी नहीं लेती है, कोई शेयर। This system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local level। ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम था, जो रिजर्वेशन सिस्टम था, इसको आगे चल के बढ़ाया गया और फिर वीकर सेक्शन, जो डिस्ट्रिक्ट में वीकर सेक्शन है और जो लोकल लेवल पे वीकर सेक्शन है उनको भी रिजर्वेशन दिया गया। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वीकर सेक्शन है और जो लोकल लेवल पे वीकर सेक्शन है उनको भी रिजर्वेशन दिया गया। एंड इन मैनी स्टेट्स सीट इन रूरल, इन मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल मीन्स की पंचायत एंड इन अर्बन म्यूनसिपालिटीज एंड कॉर्पोरेशन। कई जो स्टेट्स हैं वहाँ जो सीट्स है रूरल में पंचायत में, अर्बन म्यूनसिपालिटीज एंड कॉर्पोरेशन लोकल बॉडी
आर नाउ रिजर्व फॉर, और देखिए अब क्या हुआ, कुछ स्टेट्स में हमने सीट्स को रिजर्व किया, रूरल एरियाज में भी सीट्स को रिजर्व किया, अर्बन एरियाज में भी सीट्स को रिजर्व किया, और रूरल एरियाज में पंचायत में सीट्स को रिजर्व किया, और अर्बन एरियाज में म्यूनसिपालिटी और कॉरपोरेशन पे सीट्स को रिजर्व किया गया है। एंड लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर, ये जो सीट्स रिजर्व की गई हैं ये रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्व की गई, ओबीसी के लिए भी एज वेल रिजर्व की गई हैं। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये जो प्रपोर्शन है ये वेरी करता है स्टेट से स्टेट में, ठीक है। सिमिलरली 1/3 ऑफ दी सीट्स आर रिजर्व इन रूरल, सिमिलरली अगर बात करें तो 1/3 जो सीट है वो रिजर्व है रूरल में, और जो अर्बन लोकल बॉडीज में वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रूरल और अर्बन में 1/3 सीट रिजर्व की गई है, 1/3 सीट रिजर्व की गई है रूरल और अर्बन एरियाज में। एंड voters list. Once the constituencies are decided, our next topic is voter list. Once the constituencies are decided, अब ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया है, और our next topic is once the constituencies are decided, जब constituency decide हो जाती है, the next step is to divide who can and who cannot vote. देखिए जब constituencies decide हो गई तो decide होता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। फर्स्ट आपके 1 सितंबर 2012 में क्या किया गया था, 84 सीट शेड्यूल कास्ट को रिजर्व की गई थी और 47 सीट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्व की गई थी, रिमेंबर दिस। एंड जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड हो गई तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन वोट देगा कौन वोट नहीं दे सकता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। आप ये डिसीजन जो है कौन वोट देगा कौन वोट नहीं दे सकता, ये जो डिसीजन है वो लास्ट डे के लिए किसी के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, जो लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट। देखिए कौन वोट दे सकता है कौन वोट नहीं दे सकता, ये लास्ट डे तक के लिए आप छोड़ नहीं सकते। इसीलिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एक लिस्ट बनाई जाती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिपेयर होता है कौन वोट दे सकता है। बिफोर इलेक्शन से पहले एक लिस्ट ड्रॉन की जाती है, बनाई जाती है कि कौन कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए, और ये लिस्ट सबको दी जाती है, बांटी जाती है इलेक्शन से पहले। और ये जो लिस्ट होती है ये ऑफिशियल होती है, और इस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल कहते हैं। इस लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल कहते हैं। एंड इज कॉमनली, और ये जो कॉमनली नोन एज दी वोटर लिस्ट, और हम इसे कॉमनली क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट। ऐसे तो इसका नाम इलेक्टोरल रोल है, लेकिन हम कॉमनली इसको नोन एज क्या है, ये एक वोटर लिस्ट है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक्ड टू दी फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये एक फर्स्ट कंडीशन है हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको लिंक किया जाता है हमारा फर्स्ट कंडीशन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए। एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप होता है एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। एवरीवन, हर पीपल को एवरीवन शुड गेट एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करें। इन चैप्टर 2 में
हमने चैप्टर में पढ़ा है दैट चैप्टर 2 वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज या सरफरेज। आपने यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज पढ़ा है कि जो 18 क्रॉस करता है, जो 18 साल का हो जाता है, 18 साल का या 18 ईयर्स का जो हो जाता है, वो यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज मतलब उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है, मीन्स कि वो वोट दे सकता है। In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote without a good reason. मतलब हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं जब तक कोई रीज़न ना हो। हम किसी को रोक नहीं सकते हैं कि आप वोट नहीं देंगे अगर आपके पास एक्चुअल रीज़न ना हो। Different citizens different from one another in many ways. मतलब डिफरेंट सिटीजन्स होते हैं, हम लोग भी एक दूसरे से अलग हैं कई तरह से। लाइक कुछ लोग रिच होते हैं, सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर हाईली एजुकेटेड एंड सम आर नॉट सो एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड एट ऑल। सम आर काइंड, अदर्स आर नॉट सो काइंड। देखिए हम लोग सब डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, मीन्स कि कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, तो सम आर पुअर, कुछ लोग गरीब होते हैं। सम आर हाईली एजुकेटेड, कुछ लोग बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं। सम आर नॉट, कुछ लोग हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं, सो एजुकेटेड। या कुछ लोग बिल्कुल एजुकेटेड ही नहीं होते, मतलब कुछ लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, कुछ लोग कम एजुकेटेड होते हैं और कुछ लोग तो एजुकेटेड नहीं होते। कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं या कुछ लोग बहुत काइंड होते हैं और कुछ लोग काइंड नहीं होते, कुछ लोग दयालु होते ही नहीं। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग, बट हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, हम कैसे भी है, बट ऑल ऑफ देम सब लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं विद देयर ओन नीड्स एंड व्यू, विद देयर अपनी ज़रूरतों और अपने नीड के अपनी ज़रूरतों और अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग वो लोग अपनी ज़रूरतों और व्यूज़ के अकॉर्डिंग, हम सब तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। दैट्स वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। मतलब इसी कारण से सब लोग डिजर्व करते हैं कि सबको इक्वल डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, मौका मिलना चाहिए। इसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो वेल एजुकेटेड है, वो हाईली एजुकेटेड है, ये कम एजुकेटेड है या नो एजुकेशन है। तो हम इसमें इस चीज़ से मतलब सब लोग फिर भी जो भी जैसे हैं, जिस लेवल पे है, सब लोग अपनी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, तो हमें इस लेवल पे उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें सबको देनी चाहिए। एंड इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। हमारी कंट्री में जो भी सिटीजन्स हैं जिनकी एज 18 ईयर्स हो जाती है, सब लोग इलेक्शन में वोट देने के हकदार हो जाते हैं या वोट डाल सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, सब सिटीजन्स को राइट है कि वो वोट दे और रिगार्डलेस ऑफ एज और हर कास्ट, रीजन और जेंडर। मतलब एवरी सिटीजन को वोट राइट है कि वो वोट दे रिगार्ड एज और हर कास्ट को ना देखे, रीजन और जेंडर को वो ना देखे। मीन्स कि सारे ऑल सिटीजन है जो 18 ईयर्स हैं या एबव है, उन्हें वोट देने का हक है इलेक्शन में। एवरी सिटीजन, सबको वोट देने का हक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसकी कोई भी जेंडर हो, सबको वोट देने का हक होता है। एंड सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड, कुछ क्रिमिनल और जो पर्सन हैं अनसाउंड माइंड के, उन्हें कुछ कंडीशंस में ही उन्हें वोट देने का हक नहीं होता है। बट ओनली इन रेयर सिचुएशन, लेकिन रेयर सिचुएशन में ही उन्हें वोट देने के हक से रोका जाता है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट की, टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। हमारी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट की कि टू गेट द नेम्स
मतलब सबके नेम जो एलिजिबल वोटर्स हैं उन सबकी एक वोटर लिस्ट में सबके नेम्स को अपने पास रखें। एंड as new persons attain voting age, names are added to the voter list. जैसे ही वो पर्सन उस एज पर 18 ईयर्स पे पहुंचता है तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में ऐड किया जाए। Names of those who move out of a place or those who are dead are deleted. और उनका नाम हटा दिया जाए जो दूसरे प्लेस पे जा चुके हैं और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम को डिलीट कर दिया जाए। A complete revision of the list take place every 5 years. ये जो complete revision इस लिस्ट की हर 5 years में होनी चाहिए। जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हर 5 years में होता है, आप रिप्रेजेंटेटिव आप गवर्नमेंट को चेंज करते हो, वैसे ही इस वोटर लिस्ट को भी हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। This is done to ensure that it remains up to update. इट रिमेन्स अप टू डेट, मतलब इंश्योर होना चाहिए कि आपको इसको हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स में एक कुछ नया सिस्टम आया जिससे कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हुआ। एक आई कार्ड, एक वोटर आई कार्ड आपको इंट्रोड्यूस किया गया, एक वोटर आई कार्ड हमें इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, और जो वोटर्स हैं वो रिक्वायर्ड मतलब इस कार्ड को कैरी करके उन्हें चलना चाहिए व्हेन दे गो आउट टू वोट, जब वो आउट मतलब बाहर जब वो वोट देने के लिए जाए तो उन्हें ये कार्ड अपने साथ रखना चाहिए सो दैट उनकी प्लेस पे कि कोई दूसरा वोट ना दे पाए। No one can vote for someone else, but the card is not yet compulsory for voting. लेकिन ये कार्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है वोटिंग के लिए। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो, वोटिंग में आप वोटर्स हैं तो आप कोई और भी आइडेंटिटी शो कर सकते हैं। आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपकी फ़ोटोज़ होती है, आप उसको भी शो कर सकते हैं। वोट देने के लिए आप उसको भी शो कर सकते हैं। एंड nomination of candidates. We noted above that in a democratic election people should have a real choice. हमने अभी नोट किया डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कि हमारे पास रियल चॉइसेस होती हैं। This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. ये तभी हो सकता है जब आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे किसी पे कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन। अगर आप किसी पर बंदिशें ना लगाओ तभी ये पॉसिबल है कि आप कंटेस्ट कर सकते हो ऐसा इलेक्शन जिससे आपको बहुत सारे चॉइसेस मिले। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड, और यही हमारा सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। एनीवन who can be a voter can also become a candidate in election. Anyone जो who can be a voter जो एक वोटर है can also become a candidate in election. आप कह सकते हो कि आपने देखा है जो प्राइम मिनिस्टर आपके मोदी हैं या आप जितने भी यहाँ पे एक कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होता है वो भी अपना वोट कास्ट करता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट in order to be a candidate the minimum age is 25 years while it is only 18 years for being a voter. बस इतना ही डिफरेंस होता है कि वो जो इलेक्शन लड़ता है उसकी एज दैट टाइम 25 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन में वोट देते हैं जो हम सिटीजन जो पीपल वोट देते हैं उनकी एज 18 होनी चाहिए। जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़े उसकी एज कितनी होनी चाहिए 25 ईयर, लेकिन जो वोट कास्ट करे मतलब जो लोग वोट देते हैं उनकी एज क्या हो जाती है, उनकी एज 18 ईयर होनी चाहिए। एंड 18 ईयर्स होनी चाहिए उनकी एज। देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्रिमिनल्स पे, बट दीज अप्लाई इन एवरी एक्सट्रीम, मतलब कुछ एक्सट्रीम केसेस पर ही हमने क्रिमिनल्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। पॉलिटिकल पार्टी
nominate their candidate who get the party symbol and support. जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो नॉमिनेट करते हैं अपने कैंडिडेट्स को और उन्हें एक पार्टी सिंबल देती है और पार्टी उन्हें सपोर्ट भी करती है. पार्टी सिंबल भी दिया जाता है उन्हें और पार्टी उन्हें क्या करती है, सपोर्ट भी करती है. दैट political parties nominate their candidate. Party's nomination is often called party ticket. पार्टी नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि पार्टी ने टिकट दिया है. पार्टी नॉमिनेशन मतलब कि पार्टी ने आपको टिकट प्रोवाइड किया है. And every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. जो एवरी पर्सन है वो विशेस टू कॉन्टेस्ट, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है और कुछ सिक्योरिटी मनी, कुछ डिपॉजिट मनी इलेक्शन कमीशन के पास क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है. Recently, a new system of declaration has been introduced on the direction from the Supreme Court. कुछ न्यू सिस्टम डिक्लेयर किया गया है और वो उसको डायरेक्ट किसने किया है, उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया है. उसको डायरेक्शन किसने दिया, उसको डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. एंड एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन. उनमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उसमें कहा कि एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक लीगल डायरेक्शन. कैंडिडेट क्या बनाए, एक लीगल डिक्लेरेशन दे. दैट लीगल डिक्लेरेशन में उसे क्या करना है, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. उसके खिलाफ कितने पेंडिंग केसेस, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, डिटेल उसे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल देनी चाहिए. अपनी फैमिली की, अपनी हिज और हर फैमिली की डिटेल देनी चाहिए. एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट. एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उस कैंडिडेट का, वो भी डिटेल उसे देनी चाहिए. द इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिकली. ये जो इंफॉर्मेशन है ये पब्लिकली होना चाहिए, जिससे दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट. देखिए ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि हमें वोटिंग करने में, वोट कास्ट करने में आसानी, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाए कि हम अपने डिसीजन को इसके अकॉर्डिंग ले पाए कि इस पर कितने क्रिमिनल केसेस है, इसके पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है. इस अकॉर्डिंग हम किसी को वोट कास्ट करेंगे तो वो एक यूजफुल चीज़ होगी. एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट. एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स का क्या है, why is there no education qualification for holding such an important position when some kind of education qualification is needed for any other job in the country. देखिए ये इम्पोर्टेंट मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आपके अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हर में एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पॉलिसी है, बट इसमें आपकी एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखा गया है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब. सभी तरह के काम के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप रिलेवेंट नहीं मान सकते हैं. द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम, फॉर एग्जाम्पल हम इंडियन क्रिकेट टीम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल. मतलब हमारे क्रिकेट टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि आप किस तरह से प्ले करते हो, किस तरह से आप में कौन सी एबिलिटी है, मतलब आप किस तरह से क्रिकेट खेलते हो. Similarly,
The relevant qualification for being a MLA, member of Legislative Assembly, Vidhan Sabha, or member of Parliament, Lok Sabha, is the ability to understand people's concern, problem and to represent their interest. मतलब और यही चीज़, यही रिलीवेंट क्वालिफिकेशन आपके एमएलए और एमपी फॉलो करते हैं। वो समझते हैं कि पीपल की कंसर्न क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके और रिप्रेजेंट उनके इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है, वो इस चीज़ को समझते हैं। एंड whether they can do so or not is examined by lakhs of examiners. They are voted और after every 5 years. मतलब कि वो ये करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमारे हित में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, ये वो एक एग्जामिन होते हैं, हम उन्हें एग्जामिन करते हैं और हम एग्जामिनर होते हैं। जो लाख पीपल्स होते हैं वो एग्जामिनर होते हैं, वो उनको उनका फ्यूचर डिसाइड करते हैं और हर 5 years में हम उनका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। Even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to education qualification. अगर आप देखा जाए, हमें ये चीज़ कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये हमें पीपल पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या डिसाइड करते हैं, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, वो उसके वर्क को इम्पोर्टेंट देते हैं या एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं। In our country, putting an education qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason. मतलब हमारे देश में ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की शर्त को लगाना एक अन्य कारण से भी, मतलब इससे क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी के हमारे जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाना हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाना हो जाएगा। इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। इसका मतलब होगा देश के जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल है, चुनाव लड़ने के लिए उन्हें क्या होगा, मतलब कंटेस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें, मतलब आप अलग कर रहे हो, उनके राइट्स को उनसे छीन रहे हो। इफ फॉर एग्जाम्पल है एक ग्रेजुएट डिग्री लाइक BA, BCom और BSc, अगर आप कंपल्सरी कर दो ये क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के लिए, तो मोर देन 90% ऑफ द सिटीजन विल बिकम इनएलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन और 90% पीपल एलिजिबिलिटी खो देंगे इलेक्शन लड़ने की, मतलब इनएलिजिबल हो जाएंगे इलेक्शन में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इलेक्शन में। इलेक्टोरल रोल स्टेट मिजोरम का है कि आप कैसे कैसे फॉर्म फिल करते हो। दैट इलेक्शन कंपेनियन, और यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए हैं, कुछ फीचर्स दिए गए हैं, इसको कुछ फीचर्स को, मतलब प्रिंसिपल और फीचर्स को आपको मैच करना है। आप इस प्रोग्रेस को खुद चेक करेंगे बुक्स में कर। इलेक्शन कंपेन, our next topic है चुनाव अभियान या इलेक्शन कंपेन। The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policy they prefer। ये जो मेन पर्पस है इलेक्शन का, हम पीपल को चांस देते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करें, अपनी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करें और पॉलिसीज़ को सेलेक्ट करें कि उनको कौन सी गवर्नमेंट कौन सी बेटर पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaigns. ये नेसेसरी है कि टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन, ये नेसेसरी है कि आप फ्री और ओपन डिस्कशन करें और हु इज बेटर, कौन सा बेटर रिप्रेजेंटेटिव है और विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी बेटर गवर्नमेंट बनाएगी और व्हाट ए गुड पॉलिसी, और वो कौन सी गुड पॉलिसी को बनाएगी।
ये आपको डिस्कशन करना चाहिए और व्हाट और दिस इज यही इलेक्शन कंपेनियंस में यही हम डिसाइड करते हैं। फ्री होकर हम लोग अपना ये चीज़ें डिसाइड करने के लिए फ्री रहते हैं। एंड इन आवर कंट्री सच कंपेनियंस टेक प्लेस फॉर a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling। कि हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में जैसे ही हमारी कंट्री में ये जो कंपेनियंस होते हैं ये 2 वीक्स पीरियड में होते हैं। जब आप बिटवीन क्या होता है, जब आप अनाउंस कर देते हो फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, मतलब कौन कौन से कैंडिडेट हमारे इलेक्शन चुनाव में खड़े हैं, उनका नाम जब फाइनल लिस्ट आ जाती है तो 2 वीक्स तक लगातार 2 हफ्तों तक आप क्या करते हो, वोटिंग कंपेनियन चलाते हो। एंड द डेट ऑफ पोलिंग भी तब डिसाइड हो जाती है। और इसी 2 वीक में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर। जो इसी पीरियड में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं अपने वोटर से कॉन्टैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग, पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर, वो मोबिलाइज करते हैं अपने सपोर्टर्स को, मतलब अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको कहते हैं कि आप जाके लोगों से मिलें, उन्हें बताएं इस पार्टी के बारे में। This is also the period when newspaper and television news are full of election related stories and debates। ये देखिए इस पीरियड में क्या होता है, कैंडिडेट्स अपने वोटर से कांटेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर भाषण देते हैं, इलेक्शन में मीटिंग्स करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने सपोर्टर्स को एक्टिव करती है। और दिस इज ये जो ऐसा पीरियड होता है, आप न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, हर जगह आपको स्टोरीज और डिबेट सुनने को मिलता है। हर जगह आपको स्टोरीज और डिबेट सुनने को मिलता रहता है। एंड हर जगह ये चीज़ें होती। बट इलेक्शन कंपेनियन इज नॉट लिमिटेड टू दोज 2 वीक्स। लेकिन जो इलेक्शन कंपेनियंस है ये 2 वीक्स के लिए ही नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। पॉलिटिकल पार्टीज को ये रहता है कि मतलब उस मंथ में इलेक्शन होगा तो वो कुछ महीने पहले से ही इलेक्शन की तैयारी में लग जाती है। एंड इन इलेक्शन कंपेनियन पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस कोशिश करती है पब्लिक अटेंशन, मतलब बिग इश्यूज को मतलब पब्लिकली वहाँ पे डिस्कस करती है। बिग इश्यूज को वहाँ पर मतलब सबके वो जो इस अभियान में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो फोकस करती है पब्लिक का अटेंशन बिग इश्यूज में लाने के लिए। पब्लिक का अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए वो बिग इश्यूज को उठाती है। दे वांट टू अट्रैक्ट, वो पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहती है। टू दैट उस इश्यूज से वो पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहती है और गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। और उसी बिग इशू के कारण वो चाहती है कि उनकी पार्टी को पब्लिक वोट दे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन। चलिए हम कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स के बारे में पढ़ेंगे। गिवन बाय ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया था और डिफरेंट इलेक्शंस में दिए गए थे, वेरियस इलेक्शंस में। पहला द कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया था, द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी gave the slogan of गरीबी हटाओ, remove poverty in the Lok Sabha election of 1971। कांग्रेस पार्टी ने लेड बाय इन कांग्रेस पार्टी में किसने, इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव poverty 1971 में। द पार्टी promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country। और पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि वो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को चेंज करेगी और सबसे पहले वो कंट्री से पुअर्टी को हटाएगी। 90 and
सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय द जनता पार्टी। जनता पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन दिया था और उनके लीडरशिप कौन थे? कांग्रेस की लीडरशिप इंदिरा गांधी थी, इनके लीडरशिप जयप्रकाश नारायण थे। इन्होंने भी लोकसभा के इलेक्शन 1977 में ये स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी। और पार्टी ने द पार्टी प्रॉमिस टू अंडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टी। पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि इमरजेंसी के टाइम पर जितनी भी चीज़ें आपको झेलनी पड़ी थी, जो आपको मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, जो को समाप्त करेगी। और उसने क्या कहा था? द पार्टी ने प्रॉमिस किया था ये जो अनडू द एक्सेस कमिटेड हुआ था, एक्सेस कमिटेड इमरजेंसीज में आपको जो आपत्ति झेलनी पड़ी थी और उसको वो हटाएगी और दोबारा सिविल लिबर्टीज को लेकर आएगी, रिस्टोर करेगी। थर्ड, द लेफ्ट फ्रंट यूज दिस स्लोगन। जो लेफ्ट फ्रंट थे उन्होंने कौन सा स्लोगन यूज किया था? लैंड टू द टिलर, मतलब जमीन जोतने वाले को। इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में 1977 में ये चीज़ दी गई थी। 1977 में, या यू कैन से वामपंथी दलों ने 1977 में हुए वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन सा स्लोगन दिया था? जमीन जोतने वाले को, या लैंड टू द टिलर। लास्ट, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, मतलब प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु। ये स्लोगन यूज्ड बाय एनटी रामा रॉय ने इस स्लोगन को यूज किया था और वो लीडर ऑफ द तेलुगु दशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983 में। उन्होंने, वो कौन सी पार्टी के लीडर थे? तेलुगु दशम पार्टी के लीडर थे और आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन 1983 में ये स्लोगन उन्होंने दिया था। एंड इन अ डेमोक्रेसी इट इज बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कंपेनियन द वे दे वांट टू। एट डेमोक्रेटिक पार्टीज में आप जो कैंडिडेट्स को अपनी मर्जी, आप ये बेस्ट वे है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फ्री छोड़ दीजिए कि वो अपने इलेक्शन कंपेनियंस को किस तरह से भी करना चाहे उन्हें करने दीजिए। बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स नेसेसरी हो जाता है कि आप रेगुलेट करें कंपेनियन टू इंश्योर दैट every political party and candidate get a fair and equal chance to compete। मतलब आप उन पर आज़ाद छोड़ देना चाहिए, ठीक है, छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी, लेकिन ये क्या होता है कि आपको ये छोड़ तो देना चाहिए, लेकिन समटाइम्स आपको रेगुलेट करना चाहिए कंपेनियन। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी और हर कैंडिडेट को आपको फेयर और इक्वल चांस देना चाहिए कंपटीशन का। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट के, मतलब हमारी इलेक्शन के जो लॉ बना है इसमें कोई भी पार्टी और जी कोई भी कैंडिडेट कुछ वर्क इसमें डिसाइड किए हैं कि वो लोग ये वर्क नहीं करेंगे। दैट इज ब्राइब और थ्रेटन वोटर। वो किसी को क्या करेंगे? वो ब्राइब, किसी को भी आप ब्राइब नहीं करोगे, किसी को आप प्रलोभन नहीं दोगे या किसी को डराओगे, ठीक है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट, आप वोट को किसी के कास्ट या रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं मांगोगे। यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कमीशन, आप गवर्नमेंट रिसोर्स का यूज कर सकते हो इलेक्शन कंपेनियन। और स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन में आप मोर देन 25 लाख और 10 लाख आप स्टेट इलेक्शन में खर्च कर सकते हो, ठीक है। मोर देन 25 लाख और मोर देन 10 लाख आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च कर सकते हो। लोकसभा में आप मोर देन 25 लाख और स्टेट असेंबली में आप मोर देन 10 लाख रुपीज़ खर्च कर सकते हो। If they do so, their election can be rejected by
अगर आप ऐसा कुछ करते हो, मोर देन 25 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, ज़्यादा खर्च करना, इस्तेमाल करना, वोट मांगना, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो क्या होगा? Their election can be rejected by the court even after they had been declared elected. अगर वो जीतते भी हैं तो इलेक्शन को क्या कर दिया जाएगा? तुरंत ही रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए, मतलब आपने 25 लाख से ज़्यादा किया, या आपने ब्राइब दिया, या किसी को मारा, या कास्ट रिलीजन के बेसिस पे आपने किया, या आपने गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो आपको क्या होगा? अगर ज़्यादा कुछ भी आपने किया तो इलेक्शन को क्या किया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन एडिशन टू दी लॉज, ऑल दी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इफ दे डू सो, दे इलेक्शन कैन बी, उनके इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। इवन अगर वो डिक्लेयर्ड इलेक्टेड भी हो जाते हैं तब भी इलेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा। इन एडिशन टू दी लॉज, ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन कमीशन। देखो अभी कुछ नई चीज़ इसमें ऐड की गई है, दैट इज इस लॉ के अलावा हमारे देश की कुछ इन एडिशन टू दी लॉज, एडिशन टू दी लॉज मतलब लॉज के अलावा और दी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री में, वो एग्री होती है एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए फॉर इलेक्शन कमीशन। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया इलेक्शन कमीशन के लिए, और अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी या कैंडिडेट यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। आप कोई भी पार्टी या कैंडिडेट चुनाव के लिए, मतलब इलेक्शन के लिए आप कोई भी धर्म स्थल का यूज़ नहीं करेंगे, या कोई भी आप वर्शिप प्लेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूज गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। आप गवर्नमेंट व्हीकल, जैसे हमने था कि आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इलेक्शन कंपेनियन में यूज़ नहीं कर सकते, वैसे ही गवर्नमेंट इलेक्शन रिसोर्स का आप यूज़ नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की गाड़ी आप लेके जा रहे हो, वैसे ही यूज गवर्नमेंट व्हीकल और एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन का भी आप यूज़ नहीं कर सकते। एंड थर्ड इज, once elections are announced, ministers shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decision or make any promises of providing public facility. अगर इलेक्शन का टाइम इलेक्शन एक बार अनाउंस हो जाता है तो कोई भी मंत्री, मतलब कोई भी मिनिस्टर, किसी भी shall not foundation stone, कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, या कोई भी बिग पॉलिसी का डिसीजन हुआ, या कोई भी प्रॉमिस हुआ जो पब्लिक को फैसिलिटी पहुंचाता हो, वो आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते हो। इन दिस आवर लास्ट टॉपिक, मतलब इन 4.2 आवर लास्ट टॉपिक, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस में, दैट polling and counting of vote. Polling and counting of vote. The final stage of an election is the day when the voter cast or poll their vote. जो फाइनल स्टेज है ऑफ इलेक्शन का, जो फाइनल स्टेज है इज द डे, ये एक ऐसा डे है जहाँ ये फाइनल इलेक्शन का टाइम आ गया जब आप वोटर कास्ट, आप अपने वोट को वोट करोगे, मतलब वोटर कास्ट करोगे, वोट को कास्ट करोगे, और पोल देयर वोट, अपने वोट को आप दोगे, और दैट डे यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, और इस दिन को हम क्या कहते हैं? इलेक्शन डे कहते हैं। एवरी पर्सन whose name is on the voter list can go a nearby polling booth and situated usually in a local school or a government office. मतलब जो एवरी पर्सन है उन्हें क्या किया गया है? whose name, जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है, वो अपने नियर पोलिंग बूथ पर जाएंगे, और जो पोलिंग बूथ है वो ज़्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं? लोकल स्कूल्स में बनाए जाते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसेस में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। Once the voter goes inside the booth, अगर कोई वोटर inside the booth जाता है, the election officials identify her, put a mark on her finger and allow her to cast a vote. एक बार आप उस रूम में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जो जितने भी
पीपल्स वहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी रहती है वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपके आइडेंटिटी चेक करते हैं, उसके बाद आपके फिंगर पे एक मार्क लगाते हैं और फिर आपको अलाउ करते हैं कि आप जाइए और आप अपना वोट दीजिए। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. और हर पार्टी का एक एजेंट पोलिंग बूथ के अंदर बैठा रहता और वो इंश्योर करता, वो इसलिए बैठा रहता है, उसे इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी वोटिंग हो रही है वो फेयर मैनर्स में वोटिंग्स हो रही है या नहीं, फेयर मैनर्स में वो वोटिंग हो रही है या नहीं। And earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. पहले क्या होता था, आपको बैलेट पेपर पे उनका नाम लिखकर मतलब उस बॉक्स में डालना पड़ता था। इंडिकेट, आपको जिसको भी वोट देना है आपको बैलेट पेपर पे उसका नाम लिखना पड़ता था और फिर वोट कास्ट कर देना पड़ता था या आपको वोट दे देना पड़ता था। एंड अर्लियर ऐसा वर्क होता था। एंड अ बैलेट पेपर इज अ शीट, बैलेट पेपर एक शीट है, ठीक है। पहले मतदाता क्या करते थे, एक बैलेट पेपर पर अलग अलग छपते थे, मतलब उम्मीदवार उसमें कैंडिडेट्स का नाम होता था और उनके चुनाव चिन्ह में से वो अपनी पसंद के उम्मीदवार, अपनी पसंद के कैंडिडेट के जो सिंबल होता था उस पर वो मोहर लगाते थे और मोहर लगाते थे। लाइक दैट। पहले क्या होता था, जो अर्लियर वोटर्स थे वो क्या करते थे, जो बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर पे वो स्टैंप लगाते थे। बैलेट पेपर पे क्या होता, ये शीट ऑफ पेपर था ऑन विच उसमें कैंडिडेट, जितने भी कॉन्टेस्ट में कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके नाम होते थे, मीन्स उनकी पार्टी का नाम होता था, उनका नाम, उनकी पार्टी का नाम और उनके सिंबल्स होते थे। वो लिस्ट से उनके सिंबल्स होते थे और हमें क्या करना पड़ता था, बैलेट स्टैंप से उस पर स्टैंप लगा, बैलेट पेपर पे उस पर स्टैंप लगाना पड़ता था और उसको फोल्ड करके बॉक्स में डाल देना पड़ता था। नाउअडेज, अभी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है और ये यूज होती है रिकॉर्ड वोट्स के लिए। इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अब आसान हो गई है, ये वोट्स को रिकॉर्ड कर लेती है। द मशीन शो द नेम, ये मशीन हमारे कैंडिडेट का नाम शो करती है और पार्टी के सिंबल को शो करती है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते उनके भी सिंबल को यहाँ पे शो किया जाता है, उनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हक होता है, उनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का क्या होता है, हक होता है। और all the voters has to do is to press the button against the name of the candidate and the इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी खुद सिंबल होता है। और जो वोटर्स होते हैं, हम लोग जो वोटर्स हैं, हम जाते हैं और मतलब उनके नाम के सामने या उनका नाम भी रहता है, उनका सिंबल भी रहता है, उसके सामने वाला बटन हम लोग क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं, ठीक है, जिसको आपको वोट देना है। वंस द पोलिंग इज ओवर, जब पोलिंग ओवर हो जाती है, ऑल द ईवीएम्स आर सील, एक बार वोटिंग जब खत्म हो जाती है तो ईवीएम्स को सील कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस पे ले जाकर रख दिया जाता है। और फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, और फिक्स्ड डे, एक फिक्स डे पे सारे ईवीएम्स फ्रॉम ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हुए सारे ईवीएम्स को ओपन किया जाता है और जो वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड, और जो वोट सिक्योर किस कैंडिडेट ने कितना वोट सिक्योर किया है उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट आर प्रेजेंट देयर, जो एजेंट्स होते हैं ऑल कैंडिडेट्स के वो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट देयर, वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली, ये इंश्योर करने के लिए वो प्रेजेंट रहते हैं कि जो काउंटिंग हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है। द कैंडिडेट who secure the highest number of votes from a constituency is declared elected,
जो कैंडिडेट है जिसने सिक्योर किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, जिसने सिक्योर किया है उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मतलब वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया है। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। जनरल इलेक्शन में क्या होता है, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम टाइम में काउंटिंग स्टार्ट होती है और सेम डे में उनकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप उस दिन क्या होता है, सब टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं, टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट मीन्स कि सब लोग इस इवेंट को मतलब सबके लिए ये सबसे बड़ा इवेंट होता है। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर मतलब कुछ आवर्स की काउंटिंग के बाद सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं और ये डिक्लेयर बिकम क्लियर हो जाता है कि हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और ये डिक्लेयर एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट नेक्स्ट हमारी बन रही है, कौन सी गवर्नमेंट हमारी नेक्स्ट बन रही है। आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव, एक टॉपिक 67 में है, क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं, क्या ये इलेक्शन हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी खर्च होता है इलेक्शन में हमारे इंडिया में। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट 3,500 करोड़ मतलब 3,500 करोड़ लोकसभा के इलेक्शन में गवर्नमेंट ने खर्च किया था। दैट वर्क्स आउट ऑफ 40 पर पर्सन ऑन दी वोटर लिस्ट, मतलब हर एक पर्सन पे अगर वोटर लिस्ट की बात करें तो हर एक पर्सन पे कितना खर्च किया गया था, 40 रुपीज़, ठीक है, 40 रुपीज़। And the amount spent by parties and candidates was more than what the government spent, मतलब गवर्नमेंट ने जितना स्पेंड किया उससे ज़्यादा पार्टी और कैंडिडेट स्पेंड करते हैं। रफली स्पीकिंग, अगर हम रफली स्पीकिंग देखें, द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज अराउंड 30,000 करोड़ और 500 पर वोटर। अगर हम रफली स्पीकिंग करें, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट पार्टीज और कैंडिडेट खर्च करते हैं वो 30,000 करोड़ खर्च करते हैं, और जो लोग वोट देने जाते हैं पर पर्सन पे कितना खर्चा हो रहा है, 500 रुपीज़ वो लोग पर पर्सन पे खर्च कर रहे हैं। सम पीपल से दैट, कुछ पीपल्स कहते हैं इलेक्शन सारे बर्डन और आर पीपल, मतलब कुछ पीपल्स कहते हैं कि इलेक्शन एक बर्डन है हमारे लोगों के लिए। that our poor country cannot afford to hold elections one every 5 years. हमारी poor country hold election नहीं कर सकती हर 5 साल में। Let us compare this expenditure with some of other figures. हम इस expenditures को compare करते हैं कुछ figure देखकर। In 2005, our government decided to buy 6 nuclear submarines from France. 2005 में क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन्स लिए, ठीक है, और ईच सबमरीन की कॉस्ट क्या थी, 3,000 करोड़। ईच सबमरीन की कॉस्ट क्या थी, 3,000 करोड़। फिर दिल्ली होस्टेड दी कॉमनवेल्थ गेम, दिल्ली ने होस्ट किया कॉमनवेल्थ गेम 2010 और उसकी एस्टिमेट कॉस्ट क्या थी, 20,000 करोड़। उसकी एस्टिमेट कॉस्ट क्या थी, 20,000। उसकी एस्टिमेट कॉस्ट क्या है, 20,000 करोड़ उसने कॉस्ट किया है। आर दी इलेक्शन, क्या इलेक्शन सच में, अब आप डिसाइड करिए, क्या इलेक्शन सच में कॉस्टली होते हैं, क्या इलेक्शन सच में कॉस्टली होते हैं। और ये आपकी बुक में एक गुलबर्ग में जो इलेक्शन रिजल्ट आया था उसका है कि 2014 में टोटल 8 कैंडिडेट्स ने कंटेस्ट किया था इलेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूएंसी और टोटल एलिजिबल वोटर्स कितने थे, 17.21 लाख, और ऑफ दी 9.98 लाख वोटर्स ने अपना वोटर कास्ट किया था। 17 लाख वोटर्स थे, लेकिन कितने लोग वोट देने गए थे, ओनली 9.98 लाख वोट देने गए थे। और वहाँ पे क्या था, कांग्रेस पार्टी थी, वहाँ पे क्या किया गया था, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था, दैट इज
मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे को कितना वोट मिला था? 5.07 लाख वोट से मिले थे। और ये कुल पड़े कितने टोटल वोट्स में से उसे कितना मिला था? 50.82% उसे वोट्स मिला था। बट सिंस ही हैड सिक्योर्ड मोर वोट देन एनी, लेकिन उसने फिर भी और लोगों से ज़्यादा ही वोट जीता था और ही वॉज डिक्लेयर, और उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गुलबर्ग लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया था। और यहाँ पे कुछ पार्टीज और उनके वोट पोल है 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे। दैट्स जो इलेक्शंस हुए थे वो यू कैन सी